देखिए जीन म्यूटेशन डिस्कस करते हैं। जीन म्यूटेशन, when small changes occur in the molecular structure of DNA called जीन म्यूटेशन। ठीक है, पहले तो देखिए क्रोमोसोम्स के अंदर हो रहा था ना, और क्रोमोसोम्स के ऊपर कई जीन्स थे, तो बिग लॉस होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन में, जिसको क्रोमोसोमल एब्रिएशन का नाम भी आपने दिया था। लेकिन अब जो है चेंज कहाँ हो रहा है, डायरेक्ट डीएनए में। अच्छा, डीएनए यानी कि जो जीन म्यूटेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि जीन कहाँ होंगे, डीएनए के पास जीन्स मौजूद होंगे ना। तो अब देखिए यहाँ पे फॉल्ट क्या पैदा हो रहा है, क्या मसला हो रहा है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उन न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। न्यूक्लियोटाइड की क्या हो जाएगी, सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या होगा, स्मॉल लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ न्यूक्लियोटाइड, फ्यू न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज होगी, जिसकी वजह से जेनेटिकल मैसेज चेंज हो जाएगा। वो जेनेटिकल मैसेज स्किन कलर का हो सकता है, हेयर कलर का हो सकता है, आई कलर का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अगर क्या हो जाए, अगर क्या हो जाए कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हो जाए, रॉन्गली अटैच हो जाए। ठीक है, जैसे ए को ऊपर आना था, सी को नीचे आना था, ए ऊपर चला गया, सी नीचे आ गया। अब वहां जो डीएनए पे मैसेज था, जो कोड था, वो कोड डिस्टर्ब हो गया, तो उस कोड के डिस्टर्ब होने की वजह से ये म्यूटेशन पैदा होंगे। लेकिन these mutations are not clearly visible under the microscope. These mutations are not clearly visible under microscope due to very smaller size of genes। कि जीन्स का साइज ही इतना ज्यादा स्मॉलर होता है, इसलिए ये म्यूटेशन आसानी के साथ ये क्लियरली तार के ऊपर, माइक्रोस्कोप के ऊपर विजिबल नहीं होती हैं। अब देखिए सर्टेन चेंजेस आर प्रोड्यूस, कुछ चेंजेस होंगे ना, सर्टेन changes are produced in the arrangement of nucleotide। कि कुछ चेंजेस पैदा होंगे न्यूक्लियोटाइड के अरेंजमेंट में इन अ सर्टेन पार्ट ऑफ डीएनए, किसी भी डीएनए के पार्ट की तरफ से ना, कोई भी डीएनए का पार्ट। डीएनए तो बहुत बड़ा है, उसकी लेंथ कितनी है, 7 फीट के करीब लेंथ है। तो अब वहां जो डीएनए है, वहां न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस रॉन्गली अटैच हो गई, अरेंजमेंट चेंज हो गई ना। अब वो किसी भी पार्ट से हो सकती है, क्योंकि डीएनए की लेंथ क्या है, बहुत बड़ी है। ड्यू टू दीज चेंजेस, इन चेंजेस की वजह से अ न्यू एलील, न्यू एलील ऑफ जीन इज डेवलप। इन चेंजेस की वजह से क्या होता है, एक न्यू एलील जीन का डेवलप हो जाता है, जो कि पर्टिकुलर नहीं होता है, रॉन्ग होता है। उस न्यू एलील के डेवलप होने से पर्टिकुलर प्रोटीन तो नहीं बनेगी, रॉन्ग प्रोटीन बनेगी, रॉन्ग प्रोटीन से रॉन्ग एंजाइम्स बनेंगे, और वो पर्टिकुलर एंजाइम उस पर्टिकुलर फंक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसको रिमूव करते हैं, आगे चलते हैं।
which causes वेरिएशन, वेरिएशन किसको कहते हैं, चेंजिंग को कहते हैं, इन द फिनोटाइप, फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएगी, फिनोटाइप, कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, ठीक है। अच्छा म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन याद रखिएगा, म्यूटेशन आइदर occur in सेक्स क्रोमोसोम, भाई ये सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकती है और ऑटोसोम में भी हो सकती है, ठीक है। अब ऑटोसोम में हुई तो बॉडी कैरेक्टर्स जाएंगे, सेक्स क्रोमोसोम में हुई तो सेक्स के कुछ कैरेक्टर्स चले जाएंगे, जैसे बांझपन पैदा हो जाना, स्ट्राइल जिसको कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या प्रोएस्ट्रोजन या सॉरी एस्ट्रोजन या प्रोगेस्ट्रॉन इनकी फॉर्मेशन में या इनकी सिक्रेशन में लैकिंग पैदा हो जाना, ये सिस्टम हो जाते हैं। These mutation are only visible are only visible when two recessive genes are gathered in an individual, कि ये उस वक्त तक नहीं दिखेंगी, जैसे सपोज करें ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, फीमेल की बात करते हैं, यहाँ पर ये है कैपिटल आर फॉर रेड आई कलर के लिए, सपोज कर लें किसके लिए है, रेड आई कलर के लिए, ये दो कैपिटल आर थे, मतलब दोनों ही क्या थे, डोमिनेंट थे। अब इनमें से क्या हुआ, इस एक के अंदर क्या हो गई, म्यूटेशन हो गई, जब इस एक में म्यूटेशन हुई तो ये रेसेसिव हो गया, और रेसेसिव जीन कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, याद रखिएगा भाई, म्यूटेशन हुई तो रेसेसिव वीक हो गया, और वीक कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। एक में हो गई जीन में म्यूटेशन तो विजिबल नहीं है, अगर दोनों जीन के अंदर म्यूटेशन हो गई, दोनों जीन क्या होगा, रेसेसिव होगा म्यूटेशन की वजह से, तो ये आपको क्या होंगी, विजिबल होंगी। रेसेसिव से मुराद क्या है, अब आप कहेंगे आपने तो कुछ देर पहले कहा था कि प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, लेकिन वो पर्टिकुलर नहीं होगी, तो वही पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बन रही है ना, एक एबनॉर्मल प्रोटीन बन रही है, जो रिक्वायर्ड प्रोटीन इनको चाहिए वो रिक्वायर्ड प्रोटीन यहाँ पर नहीं बन पा रही है, तो ये रेसेसिव एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस करने से बाद उस पर्टिकुलर फंक्शन को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, या उस पर्टिकुलर फंक्शंस को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इसलिए हम कहते हैं कि ये रेसेसिव हो गए। इनको एमआरएनए कॉपी भी कर लेगा, कॉपी करके प्रोटीन भी बना लेगा, लेकिन वो प्रोटीन जो है एबनॉर्मल प्रोटीन होगी, एक पर्टिकुलर फंक्शन की प्रोटीन नहीं होगी, जिसकी वजह से पर्टिकुलर एंजाइम्स नहीं बन रहे, और उन एंजाइम के ना बनने की वजह से पर्टिकुलर फंक्शंस बॉडी के अंदर परफॉर्म नहीं हो रहे, ठीक है। देखिए इसकी दो टाइप्स हैं, एक है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरी है ट्रांसपोजिशन। दूसरी है ट्रांसपोजिशन। पहले पॉइंट म्यूटेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। देखें, व्हेन इन द जेनेटिक कोड या जेनेटिक मैसेज, ये जेनेटिक मैसेजेस डीएनए पे, इनसे कॉपी कौन कर रहा है, हमारे ने, मैसेज ऑफ अ सेल, अ चेंजेस ऑकर, कि जो सेल के जेनेटिकल मैसेज है उन पे चेंजेस पैदा हो जाए। चेंजेस कब पैदा होंगे, जब न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट चेंज होगी। इट इज कॉल्ड, आपके पास क्या है, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगी। सम चेंजेस, इन चेंजेस की वजह से क्या होता है, देखें, सम चेंजेस व्हिच अफेक्ट मैसेजेस, ठीक है, कुछ चेंजेस मैसेजेस को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से क्या पैदा होता है, कॉज ऑल्ट्रेशन पैदा हो गया इन द सीक्वेंस
सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंजेस पैदा हो गए, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंजेस पैदा हो गए। अब वो न्यूक्लियोटाइड को कौन कॉपी करता है, अब तो इतना अंदाजा हो गया, एमआरएनए। अब एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा, जैसे सपोज करें ये था एक एक्यूरेट मैसेज UACGC, ये एमआरएनए था, इसने एक ये एक्यूरेट मैसेज था जो डीएनए से कॉपी किया। अब डीएनए की अरेंजमेंट में जब चेंजेस हो गए तो क्या हो गया, ACUGC। तो देखिए इसके अंदर क्या पैदा होगा, इसने रॉन्ग मैसेज कॉपी कर लिया ना, इसका कसूर नहीं है, इसका काम तो मैसेज को कैरी करना है। अब वो रॉन्ग या राइट हो, ये मैसेज लेके पहुंच जाएगा राइबोसोम के पास, प्रोटीन भी बना लेगा, लेकिन वो एक्सप्रेसिव प्रोटीन नहीं होगी, मतलब वो फंक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, वो एबनॉर्मल प्रोटीन है, एबनॉर्मल एंजाइम बनने। तो यहाँ पे क्या आ गई, ऑल्ट्रेशन आ गई, या ऑल्ट्रेशन आपके पास पैदा हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि इन दिस म्यूटेशन, एक बात और याद से सुनिएगा, रिमूव करता हूं, इन दिस म्यूटेशन only one or few nucleotides are affected। सारा नहीं होता क्रोमोसोम्स की तरह कि बिग लॉस पैदा हो जाए, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो जाते हैं, बस अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, वन या फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स में होगी ट्रांसपोजिशन। यस, एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू म्यूटेशन होती हैं। उसके बाद ट्रांसपोजिशन, नेक्स्ट टाइप देखिए, व्हेन genes move from one place to another place on the chromosome, it is called ट्रांसपोजिशन। ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोजिशन कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि हर जीन की क्रोमोसोम्स के ऊपर एक फिक्स पोजीशन होती है, उस फिक्स पोजीशन को लोकस कहते हैं। वो जीन अपनी उस फिक्स पोजीशन के ऊपर रहते हुए अपने उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। अगर जीन अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो उसके एलील्स भी चेंज हो जाएंगे, याद है ना, मैंने पूरा होमोलॉगस पे आइडिया दिया था, उसके एलील भी चेंज हो जाएंगे, और जब पर्टिकुलर एलील्स रहेंगे नहीं तो वो पर्टिकुलर फंक्शंस को कैसे कंट्रोल करेगा, वो पर्टिकुलर फंक्शंस को कंट्रोल नहीं करेगा। तो ट्रांसपोजिशन, ट्रांस मतलब ट्रांसफर हो जाना, पोजीशन मतलब जगह से, किसका, जीन का, किस पर, क्रोमोसोम्स पर, ठीक है। ये जीन जब क्रोमोसोम से अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, व्हेन अ पर्टिकुलर जीन मूव फ्रॉम इट्स प्लेस टू अनदर, देन आइदर इट्स फंक्शन इज चेंज। चलो मैं लिख देता हूं, व्हेन पर्टिकुलर जीन मूव, जब पर्टिकुलर जीन क्या कर जाए आपके पास, यानी कि मूव कर जाए ना, मूव करेगा, मूव फ्रॉम इट्स पर्टिकुलर प्लेस, इट्स पर्टिकुलर प्लेस टू अनदर, दूसरी किसी जगह पे चला गया, देन आइदर इट्स फंक्शन आर चेंज, तो उसके फंक्शन क्या हो गए, चेंज हो गए, वो पर्टिकुलर फंक्शन को चेंज नहीं कर पाएगा। और इट आल्सो अफेक्ट, इसके साथ साथ ये क्या करेगा, इट आल्सो अफेक्ट द फंक्शन ऑफ आल्सो अफेक्ट द फंक्शन ऑफ नेबरिंग जीन। जो साथ वाला जीन होगा ना, उसके फंक्शंस को भी ये क्या कर देगा,
अफेक्टेड कर देगा, क्योंकि एलील तो डिस्टर्ब कर दिया ना। कैसे देखे, मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा आप। देखें, रिमूव करता हूँ। देखिए, सपोज कर लीजिएगा कि ये एक जीन 1 है, ठीक है। ये अपने आप को क्या करता है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेगा आप जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और दूसरा क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, ठीक है। ये कहाँ मौजूद था, देखें मैं इस तरीके से आपको बता देता हूँ कि, चले इसको हटाएं, कहाँ मौजूद था, ये क्रोमोसोम था। क्रोमोसोम पर ये है जीन 1, ये इसका एलील है जीन 1, ये है जीन 2, ये है जीन 2, ये सपोज करें जीन 3, यहाँ पर ये जीन 3, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि यहाँ पे गौर से सुनिएगा, समझने की बल्कि कोशिश भी कीजिएगा। आसान है, बहुत आसान है। मैं कहता हूँ जेनेटिक्स से आसान कोई चीज़ नहीं है पूरी बायो में आपके पास। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। देखिए, जीन 1 क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और एक्सप्रेस करके क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, या पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, आप पॉलीपेप्टाइड बनाता है, बात तो एक है। प्रोटीन क्या है, एंजाइम्स। सपोज कर लें सपोज कर लें सपोज कर लें कि ये जो एंजाइम्स हैं, ये माइस में किसको, ग्रे कलर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्रोटीन बन रही है, इस प्रोटीन में इस वक्त किसका रोल है, जीन 1 का। अब क्या हो कि ये जीन 2 अपनी पोजीशन छोड़ के किसके पास आ जाए, जीन 1 के पास आ जाए। इसने अपनी पोजीशन छोड़ दी, ट्रांसपोजिशन कर गया, किसके पास आ गया, जीन 1 के पास आ गया। देखें इस तरीके से ना, इसने जब अपनी पोजीशन छोड़ी, तो अब मुझे बताएं कि जीन 2 का एलील बन पा रहा है आपके पास, जीन 2 का एलील बन पा रहा है आपके पास, नहीं बन पा रहा। जीन 2 का एलील देखें यहाँ बन ही नहीं रहा, तो इसका फंक्शन तो गया। एक मिनट रुकिएगा, क्या लिखा है किसी ने, बाकी भी बता देंगे आपको टाइमिंग। अच्छा देखिए, ये जीन 1, ये जीन 2, ये इसका एलील खत्म हो गया, ये इसका एलील खत्म हो गया। अब ये एक एलील था जीन 1, और ये एलील अपने आप को एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाता था, और प्रोटीन क्या थे, एंजाइम्स थे, और वो एंजाइम्स क्या करते थे, माइस में ग्रे कलर को कंट्रोल करते, माइस मतलब चूहा। लेकिन ये जीन 2 आ गया यहाँ पे, देखें जी, ये जीन 2 आ गया, जीन 2। पहले ही जो प्रोटीन बन रही थी, इसमें किसका रोल था, सिर्फ और सिर्फ जीन 1 का रोल था। अब जीन 1 अपना एक फंक्शन कर रहा है, और वो एक फंक्शन क्या है, प्रोटीन एंजाइम, और वो एंजाइम माइस में ग्रे कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जब जीन 1 अपने आप को अब एक्सप्रेस कर रहा है ना, प्रोटीन बना रहा है, तो जीन 2 आके उसके फंक्शन में क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। ये जीन 2 क्या कर रहा है, उसके फंक्शन में इंटरफेयर कर रहा है। अब जब जीन 1 अपना काम कर रहा है, तो जीन 2 अपनी पोजीशन चेंज करके आ गया, और वो जीन 2 के फंक्शन में इंटरफेयर कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जो प्रोटीन बन रही है, उसमें जीन 1 का रोल है या जीन 2 का भी रोल है, बताइएगा जरा मुझे। उसमें जीन 1 का रोल है या जीन 2 का भी कोई रोल है, बताएं, शाबाश। दोनों का रोल है। जीन 1 के साथ साथ किसका, दोनों का रोल है ना। अच्छा, होना सिर्फ किसका चाहिए था, होना सिर्फ किसका चाहिए, जीन 1 का, ठीक है ना। जीन 2 तो पोजीशन चेंज करके आ गया, वो बेचारा एक्सप्रेस कर रहा है, उसके काम में खामखा में टांग अड़ा रहा है आकर के। जीन 2 बेकार में उसके काम में टांग अड़ा रहा है। ये वैसे ही लोग हैं, जो कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हमें भी खिलाओ नहीं तो हम खेल बिगाड़ेंगे। ये वही लोग हैं। वो बेचारा खामखा में अपना एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, ये उसके साथ आ गया, आकर के उसके फंक्शन में खामखा में इंटरफेरेंस कर दी। तो अब यहाँ ये जो प्रोटीन बनी, इस प्रोटीन में जीन 1 के साथ साथ जीन 2 का भी रोल है। अब आप मुझे बताएं, क्या पर्टिकुलर प्रोटीन बन पाएगी यहाँ पर,
पर्टिकुलर तो जब बनती जब जीन 1 का रोल होता, लेकिन जीन 2 इंटरफेयर कर रहा है वहां पे आकर के, उसने खामखा में उसके काम के अंदर क्या करा, इंटरफेरेंस कर दी, जिसकी वजह से पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बन रही। जब पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बनेगी तो पर्टिकुलर एंजाइम्स बनेंगे नहीं बनेंगे। तो माइस में ये ग्रे कलर कंट्रोल होगा नहीं, ग्रे के बजाय कलर कौन सा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। दिस इज अ इंटरफेरेंस ऑफ जीन्स ड्यू टू द ट्रांसपोजिशन। तो तभी तो मैं कहता हूँ, अच्छा देखिए इस बेचारे का फंक्शन गया, इसका अपना खुद का फंक्शन भी क्या चला गया, खत्म हो गया, क्योंकि इसका साथी इसका साथ छोड़ गया। इसका जो साथी था जीन 2 का, वो साथ छोड़ गया, वो कहीं और चला गया। साथ छुड़ाया किसने, म्यूटेशन ने छुड़ाया। म्यूटेशन किसने कॉज की, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने। ठीक है, आयोनाइजेशन रेडिएशन, केमिकल्स, इन्होंने ये काम कर दिया खराब। ठीक है जी, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अच्छा देखें कि अब इसको देखें तो इसके अंदर ये जो है आपके पास, इट मे अकर इन बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। ये दोनों के अंदर होती है, यूकैरियोटिक सेल में भी होगी और प्रोकैरियोटिक सेल में भी होगी। प्रोकैरियोटिक सेल से मुराद बैक्टीरिया में भी हो जाती है ये म्यूटेशन, याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता है। चले जी, यहाँ पर ये ट्रांसपोजिशन भी खत्म हो गया। रीजन फॉर डीएनए डैमेज, रीजन फॉर डीएनए डैमेज, डीएनए के डैमेज होने के रीजन कौन कौन से। देखिए व्हेन डीएनए इज डैमेज म्यूटेशन टेक प्लेस। द रीजन ऑफ डीएनए डैमेज, डीएनए को डैमेज करने के, ठीक है मैं सिंपली बता दूंगा, क्या कहा है बोलूं तो मैं, यस आपको एक्सरेस करवाएं, मना नहीं है, एक्सरेस करवाने से मना नहीं है, लेकिन एक लिमिट के अंदर एक्सरा करवाएं, एक लिमिट के अंदर आप क्या करें, एमआरआई करवाएं, एक लिमिट के अंदर अल्ट्रासाउंड करवाएं। 500 टाइम से ज्यादा अगर ये रेडिएशन आपकी बॉडी पे पड़ेंगे तो बेटा याद रखिएगा आपकी बॉडी के अंदर म्यूटेशन हो सकती है। अब ये प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, ये अल्ट्रासाउंड करवाती है, तो अब देखिए वो अल्ट्रासाउंड के अंदर रेडिएशन जाती है, रेडिएशन की वजह से म्यूटेशन हो जाती है। अक्सर बेबी के अंदर भी वो देखिए अंदर क्रॉस होकर अंदर का दिखा रही है ना, यूट्रस के अंदर का, और जब उस यूट्रस में बेबी पड़ा उसके ऊपर रेडिएशन पड़ी, वो तो यंग है, उसकी तो इतनी इम्यूनिटी भी नहीं है अभी तक, तो ये जा करके क्या करती हैं उसके अंदर भी अक्सर बेशतर म्यूटेशन कॉज कर देती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर अब नॉर्मल कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। अब रीजन फॉर डीएनए डैमेज, डीएनए को डैमेज करने के कितने रीजन है भाई, 3 रीजन है। ये आपके पास क्या है, फिजिकल म्यूटाजेनिक एजेंट है, केमिकल म्यूटाजेनिक एजेंट भी होते हैं, लेकिन वो आपकी बुक के अंदर डिस्कस नहीं किए गए। आयोनाइजेशन रेडिएशन, दूसरा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तीसरा है केमिकल, तीसरा है केमिकल। ये 3 रीजन है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसको, अच्छा हो सकता है 5:45 पे लाइट जाए और फिर लाइट आए तो दोबारा स्टार्ट करेंगे। आयोनाइजेशन 5:45, हाँ 5:45 पर ही ना। आयोनाइजेशन रेडिएशन, देखिए आयोनाइजेशन रेडिएशन कौन कौन सी है, जैसे एक्सरेज है, ये नहीं करवानी है, कम करवानी है, बिला जरूरत, बहुत इमीडिएटली जरूरत हो तो एक्सरेज करवाएं। गामा रेस, ओवन का खाना खाना छोड़ दें, रेडिएशंस निकलती हैं उसमें से, ये खाने पे पड़ती हैं, खाने के पड़ने के बाद आप अंदर ले जाते हैं वो रेडिएशंस, म्यूटेशन हो जाती है। सोने पे सुहागा जब होता है जब प्लास्टिक के बर्तन को डाल के ओवन के अंदर चला देते हैं। प्लास्टिक के अंदर बाइसैफनाइल होता है, और जो बाइसैफनाइल है ये एक बड़ा हार्मफुल केमिकल है। बहुत कम होते हैं, देखें प्लास्टिक के बर्तन के पीछे अक्सर ट्रायंगल बना होता है, 2 3 5 ऐसे लिखा होता है। अगर ये ट्रायंगल 2 3 5 नजर आ जाए आपको, अगर आपको ये 2 3 नजर आ जाए ना ऐसा ट्रायंगल, तो इसका मतलब वो बाइसैफनाइल फ्री बर्तन है।
प्लास्टिक का, पीछे प्लेट के बर्तन के पीछे होगा ये ट्रायंगल ना। और जो आप डिनर सेट लेते हैं तो उसका जो बॉक्स आता है उस पे भी अगर ट्रायंगल बना है तो इसका मतलब वो बाइसैफनाइल फ्री है। अगर ये ट्रायंगल नहीं है इसका मतलब भाई उसके अंदर बाइसैफनाइल है। अब ग्लास तो महंगा होता है, ज्यादातर कॉस्टली होता है, तो लोग ज्यादातर प्लास्टिक के बर्तन को यूज कर लेते हैं। कोई खाने की चीज है प्लास्टिक के बर्तन में डाली और चला दिया ओवन, ओवन चला दिया, अब वो बाइसैफनाइल रिएक्ट कर गया रेडिएशन पड़ने की वजह से, और उसका जो पेनिट्रेशन रेट है वो 10 टाइम इंक्रीज हो जाता है। आप आहिस्ता आहिस्ता वो खाते रहे, एकदम कोई कहता है जी मुझे साल हो गए 2 साल हो गए कुछ नहीं हुआ, तो मेरे भाई एकदम नहीं होता ये। 8 साल 10 साल बाद अचानक से ट्यूमर कॉज हो गया, अचानक से कैंसर कॉज हो गया, तो नंबर ऑफ कैंसर्स कितने बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ट्यूमर्स कितने ऐसे ऐसे कैंसर ट्यूमर्स आ रहे हैं। आप देखिए ना, टंग का कैंसर आ गया, इंटेस्टाइनल कैंसर्स आ गया,